Hello everyone, in this video we'll study about battered baby syndrome. Battered baby syndrome, also known as maltreatment syndrome, is a very important topic of forensic medicine and comes under infant death and child abuse. Before knowing what is this syndrome, we must know what is a battered baby. Battered baby का मतलब है brutally beaten up baby. Means battered baby is the one who is repeatedly receiving physical injuries as a result of non-accidental violence provided by parent और guardian. मतलब वो बच्चा जिसको जानबूझकर लगातार मारा जा रहा हो उसके केयर टेकर के थ्रू. सो इन बैटर्ड बेबीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. जैसे ये लेस देन 3 years ऑफ एज होते हैं. यूजुअली मेल्स में ज़्यादा दिखते हैं दैन फीमेल्स इन द रेशियो 2:1. मेल्स में डबल होते हैं. इसके अलावा ये बच्चे स्टेटस में इलेजिटिमेट होते हैं, मीन्स नाजायज़ होते हैं, मे बी अ रिजल्ट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज. और ये जो बच्चे होते हैं या तो एल्डेस्ट चाइल्ड होते हैं अपने पेरेंट्स के या यंगेस्ट चाइल्ड होते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि ये मेंटली एबनॉर्मल होते हैं, इसलिए पेरेंट इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता. इसी तरह से पेरेंट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. जैसे पेरेंट यंग होते हैं, अनमैरिड कपल्स हो सकते हैं जिनकी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच्चा हुआ है, उनका लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, वो अपने चाइल्डहुड में विक्टिम्स रह चुके हो सकते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के, सो दे मे हैव बीन देमसेल्व्स सब्जेक्टेड टू चाइल्ड अब्यूज़ इन द पास्ट. उसके अलावा दे मे बी साइकोलॉजिकली वेरी इनटॉलरेंट, हाईली इम्पल्सिव एंड एग्रेसिव पर्सन्स. तो साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं उनके. नाउ वी कम ऑन टू द सोशो फैमिलियल फैक्टर्स जो बाहरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. जैसे लो इकोनॉमिक स्टेटस, सोसाइटी, लो सोशल स्टेटस, लैक ऑफ एजुकेशन और इमोशनल स्ट्रेस. किसी इमोशनल या फाइनेंशियल स्ट्रेस से अगर पेरेंट्स गुजर रहे हैं तो, या फिर हार्डशिप्स एट वर्क, अगर वर्क प्लेस पर उनकी लगातार इंसल्ट्स होती हैं, अगर सोसाइटी में उनकी उतनी इज्जत नहीं है जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन अपना सारा बच्चों पे निकल जाता है. सो दीज आर द सोशो फैमिलियल फैक्टर्स. नाउ वी कम ऑन टू द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों की हरकतों से कुछ स्टिमुलेशन दे देते हैं पेरेंट्स को कि वो बच्चों को मारें. जैसे डिसोबीडियंस के कुछ एक्ट्स. चिल्ड्रन डिसोबे करते हैं पेरेंट्स को, टाइम पे खाना नहीं खाते, या फिर जब वो खाना दे रहे होते हैं तब नहीं खाते, या बार बार खाना मांगते हैं, या फिर बार बार रोते हैं, इनफ्रीक्वेंटली कभी भी रो लेते हैं, या फिर अपने कपड़े ख़राब करते हैं, सॉइलिंग ऑफ क्लोथ्स बेसिकली. सो जिन भी चीज़ों से पेरेंट्स का वर्कलोड बढ़ता है वो चीज़ें पेरेंट्स को इरिटेट करती हैं एंड दिस रिजल्ट्स इन बैटर्ड बेबी सिंड्रोम. नाउ आफ्टर वी नो अबाउट बैटर्ड बेबी वी मस्ट नो अबाउट दिस सिंड्रोम. Let's come on to this syndrome. Syndrome का मतलब होता है एक repetitive pattern of events organized usually in a physical or a psychological condition. तो battered baby की जो repetitive patterns होते हैं उसको हम battered baby syndrome कह देते हैं. अब battered baby syndrome वो हम कैफे syndrome भी कहते हैं और केम्स syndrome भी कहते हैं. कैफे was the first person to report it, so it is known as कैफे syndrome. और इसमें ट्रायड होता है जिसे हम क्लासिकल ट्रायड कहते हैं. मतलब 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक में तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है देयर इज़ द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द नेचर ऑफ इंजरीज एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय पेरेंट्स. मतलब जब बच्चे को पेरेंट्स लेकर आते हैं डॉक्टर के पास, तो जो बच्चे की इंजरीज़ होती हैं बॉडी पे वो अलग टाइप की होती हैं दैन की वैसी इंजरीज़ जो पेरेंट्स बता रहे हैं. मतलब इफ़ अ चाइल्ड हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू स्लैप्स और लैशेस, तो पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं ये सीढ़ियों से गिर गया था. सो द डॉक्टर विल मेक आउट कि नहीं ये सीढ़ियों से नहीं गिरा था, इसका नेचर ऑफ इंजरी अलग है जो इसकी बॉडी पर है, और जो एक्सप्लेनेशन पेरेंट्स दे रहे हैं वो अलग है. द सेकेंड थिंग अबाउट दिस ट्रायड इज़ दैट देयर इज़ अ टाइम गैप between the time of injury and seeking of medical advice by the parents. टाइम गैप क्यों होता है? टाइम गैप इसलिए होता है कि जब तक कोई सिचुएशन सीरियस नहीं हो जाती पेरेंट्स डॉक्टर के पास नहीं लेकर आते. सो देयर इज़ अ टाइम लैग between the injury and the seeking of medical advice. The third and the most important characteristic is that there are different stages of healing. मतलब कोई चोट अगर 3 महीने पहले लगी है तो उसकी हीलिंग की स्टेज अलग होगी रादर देन कोई चोट जो 3 दिन पहले लगी है या फिर 1 दिन पहले लगी है. कुछ वूंड्स फ्रेश होते हैं, कुछ वूंड्स एक्सटेंट होते हैं. सो द फर्स्ट discrepancies between the nature of injury and the explanation provided by parents. Second, time gap between the injury and seeking of medical advice. And thirdly, different stages of wound healing in multiple injuries. Now we must know that what are the injuries in this.
इंजरीज़ यहाँ पे कई तरह की होती हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ में हमारे वुंड्स आ जाते हैं, जैसे ब्रूज, एब्रेजन्स, लैसरेशंस। लैसरेशन ओरल म्यूकोजा का जनरली देखा जाता है। ओरल म्यूकोजा का क्यों देखा जाता है? क्योंकि लेबियल फ्रेनुलम के टीयर ऑफ होने के चांसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि पेरेंट्स होल्ड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द जॉ लाइक दिस। सो इस वजह से लेबियल फ्रेन्युलम टीयर ऑफ हो जाता है। सो ओरल म्यूकोजल लीजन्स अराउंड द लिप्स और इनसाइड द लिप्स अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक लीजन ऑफ बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। इसके साथ स्लैप मार्क्स भी देखने को मिलते हैं, लैश मार्क्स भी देखने को मिलते हैं, नकल पंचेस भी देखने को मिलते हैं, बाइट मार्क्स भी देखने को मिलते हैं, बटरफ्लाई ब्रूज भी देखने को मिलता है। क्योंकि पिंच करते हैं स्किन तो 2 फिंगर्स का इम्प्रिंट आ जाता है, तो बटरफ्लाई ब्रूज कहलाता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। सो बटरफ्लाई ब्रूजेस भी हो जाते हैं और साथ ही 6 पेनी ब्रूज भी देखने को मिलते हैं, जो कि 6 कॉइन्स की शेप में होते हैं। नाउ आफ्टर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, let us know about the central nervous system injuries. Central nervous system injuries usually vigorous shaking से आती हैं, बच्चे को उठा के बहुत बुरी तरह से शेक कर देते हैं, violent shaking of the child। और इस केस में हम शेकन बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब चाइल्ड को विगरसली शेक किया जाता है तो उसका जो स्कल होता है और ब्रेन होता है वो एक्सलरेटेड और डी एक्सलरेटेड मोशन में हिलते रहते हैं, जिस वजह से एक टाइम पे वो कोलाइड हो जाते हैं और ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम शेकन बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं और इन्फेंटाइल विप्लैश सिंड्रोम भी कहते हैं। विप्लैश का मतलब होता है, विप मतलब हंटर टाइप एक ऑब्जेक्ट और लैश मतलब उसका फोर्स जो पड़ता है, तो उसका ऐसा मूवमेंट होता है, तो इसलिए उसे विप्लैश कहते हैं। अब जो विप्लैश इंजरीज होती हैं वो हमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में इजीली दिख सकती हैं एडल्ट्स में। जैसे सपोजिटली मैं कार चला रही हूँ तो मैंने ब्रेक लगाया या मेरा एक्सीडेंट हुआ साइड्स आगे से, तो मेरी जो अपर स्पाइन होगी वो पीछे जाएगी इनर्शिया की वजह से और फेस मेरा आगे ही रहेगा, जिस वजह से ब्रेन और स्कल के कोलाइड होने के चांसेस होंगे। इसी तरह बेबी के स्पाइन स्ट्रेट ना होने की वजह से शेकन बेबी सिंड्रोम हो सकता है, जिसे हम इन्फेंटाइल विप्लैश सिंड्रोम भी कह सकते हैं, क्योंकि एक मूवमेंट ऑफ विप की तरह होता है वो, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये है CNS इंजरीज। इन्फेंटाइल विप्लैश सिंड्रोम की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एनसेफेलोपैथी, सेकेंड इज रेटिनल हैमरेज and the third is subdural hemorrhage. Subdural hemorrhage is the most consistent characteristics of infantile whiplash syndrome. वो इसलिए क्योंकि ये CT स्कैन में सबसे पहले देखी जा सकती है। ये ब्रिजिंग वेन्स के रप्चर होने की वजह से हो जाती है। सबड्यूरल हैमरेजेस के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। देन वी मूव ऑन टू द स्केलेटल इंजरीज। स्केलेटल इंजरीज में हम इंजरी ऑफ लॉन्ग बोन्स देखते हैं। इंजरी ऑफ लॉन्ग बोन्स में कॉर्नर फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है, बकेट हैंडल फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है। कोई एवल्जन इंजरी हो जाती है, मतलब सेपरेशन इंजरी जो होती है वो हो जाती है, तो बकेट हैंडल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। मेटाफाइजल प्लेट सेपरेट हो सकती है उसमें, क्योंकि फोर्सफुल ड्रैग करते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे को उस समय, तो एवल्जन इंजरी हो सकती है, जिसे हम बकेट हैंडल फ्रैक्चर का रूप दे सकते हैं। इसके बाद रिब्स में देखते हैं। रिब्स में कैलसिस प्रेजेंट होते हैं। कैलसिस क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि रिब्स में एक टाइम पे चोट इस तरह से लगी होती है कि अब वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट्स हो गए हैं और बीडेड फॉर्म में कैलसिस प्रेजेंट हैं, जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है। तो कभी कभार ये स्ट्रिंग ऑफ बीड की अपीयरेंस देता है, तो हम उसे स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अपीयरेंस भी कहते हैं। इसके साथ रिब्स की लैटरल साइड पे हमें फ्रैक्चर्स मिल सकते हैं। मोर ओवर स्केलेटल पार्ट में ही हमें स्कल में फिशर फ्रैक्चर्स दिख सकते हैं और एगशेल फ्रैक्चर्स भी दिख सकते हैं, जैसा कि इन इमेजेस में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर द स्केलेटल इंजरीज लेट्स कम ऑन टू द आई इंजरीज। आई इंजरीज में रेटिनल सेपरेशन दिख सकता है, रेटिनल हैमरेज दिख सकती है, जैसा कि इन्फेंटाइल विप्लैश सिंड्रोम का एक पार्ट था। साथ ही लेंस डिस्प्लेसमेंट और ब्लैक आई भी दिख सकती है। और विसरल इंजरीज में क्या दिख सकता है? विसरल इंजरीज में क्रश्ड स्टमक दिख सकता है, बर्स्टेड लिवर या स्पीन दिख सकती है, कहीं परफोरेशन दिख सकती है, बर्न्स दिख सकते हैं, स्कार्स दिख सकते हैं। बर्न्स किस टाइप के दिख सकते हैं? सर्कुलर पेटेड बर्न्स दिख सकते हैं। सर्कुलर पेटेड बर्न्स क्यों दिख सकते हैं? क्योंकि सिगरेट के बर्न्ड एंड से बच्चे को जलाया जाता है, तो वो सर्कुलर पेटेड बर्न्स की शेप ले लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर इंजरीज में ब्लंट ट्रॉमा होता है चेस्ट को, तो नीमोथोरेक्स होने के चांसेस है, कार्डियक टेम्पनेड होने के चांसेस है, तो कार्डियोवास्कुलर इंजरीज भी दिख जाती हैं इसमें। अब जेनाइटो यूरिनरी इंजरीज होती हैं। जेनाइटो यूरिनरी इंजरीज फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से होती हैं, तो डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन चेंज होना, हीमेचूरिया, यूरिन में ब्लड आना, ये सब होता है उसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंजरीज ऑफ बैटर्ड बेबी।
So in battered baby syndrome, we learned that what is a battered baby. A battered baby is the one who has received repeated physical injuries as a result of non-accidental violence by parents or guardians. And battered baby syndrome के 3 important characteristics ये हैं that first, there is difference between the nature of injury and the explanation given by parents. Second, there is a time gap between when the injury happened and when the medical advice was taken. And thirdly, there are different stages of healing of multiple injuries on the baby. So that is all for the battered baby syndrome. Hope you enjoyed it. Hope you liked this video. Stay tuned and thank you so much. Meet you in the next one. See you in the next one.